हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज 15 मार्च के एसएससी सीएचएसएल की शिफ्टों में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए और अब आने वाली शिफ्टों में आपको कौन कौन से सवाल पढ़कर जाने हैं उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आप औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा सवाल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, दंतीदुर्ग, बिंबिसार, विजयानंद। तो आपको याद करके रखना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं दंतीदुर्ग, ये किस वंश के संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश। किसके थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। इसके अलावा बिंबिसार, ये किस वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसको भी आप नोट कर लें। विजयानंद, ये किस वंश के संस्थापक थे, ये चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश इसके संस्थापक थे। दोस्तों आपको नोट करके रखना है महत्वपूर्ण संस्थापक और उनका दोस्तों संस्था। ये दोस्तों सवाल हर परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए सैयद वंश, सैयद वंश, इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे, खिर्ज खां। खिर्ज खां, ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक थे, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आप प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट। नागभट्ट, ये दोस्तों प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अब आप कमेंट करके बताएं कडफिसस, कडफिसस ये किस वंश के संस्थापक थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2001 में विश्व, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। 2001 में बिस्मिल्लाह खान, कौन दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। तो दोस्तों आपको याद रखना है इनको 2001 में क्या मिला था, भारत रत्न के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, शहनाई वादक है। ये कौन है, शहनाई वादक, ये दोस्तों शहनाई वादक है, इसको भी आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए भजन सोपारी, भजन सोपारी, इनका संबंध किस या वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना ये संतूर वादक हैं, संतूर वादक। और दोस्तों जाकिर हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जाकिर हुसैन ये दोस्तों कौन है, ये दोस्तों तबला वादक हैं। कौन, तबला वादक। इनको दोस्तों क्या मिला है, तो आपको याद रखना है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है दोस्तों इनको 2022 के अंदर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है 2022 के अंदर 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें से जाकिर हुसैन, इनका नाम भी शामिल है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको सबको पता होगा इसका आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। आपका सही आंसर बांग्लादेश होगा, इसको आप नोट कर लें। भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया था सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, अफगानिस्तान, ये सबसे कम है, सबसे कम। दोस्तों आप क्या पढ़कर जाएंगे अगली शिफ्ट में, तो आपको याद रखना है भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित जो भी तथ्य आपको मिल सकते हैं आप उनको पढ़कर जाइएगा। 100% आपसे वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि अब आप कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शक्तिकांत दास हैं, उर्जित पटेल हैं, रघुराम राजन हैं कि ओस्मान स्मिथ हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है ये शक्तिकांत दास जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों आरबीआई बैंक के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसके पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे, इसके पहले भारतीय गवर्नर
तो आपको याद रखना है CD देशमुख। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। अगर आपसे प्रश्न में केवल RBI का पहला गवर्नर पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। RBI इसका दोस्तों अधिनियम कब का है? 1934 का अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों किस सिफारिश पर RBI का दोस्तों मतलब स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग। इसको भी आप याद रखें, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में तरह तरह से पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों आप देख रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से सवाल बन रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इनकी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनसे संबंधित जितने तथ्य मिलते हैं उनको आप पढ़कर जाएं। 100% आपका 1 से 2 सवाल सही होने वाला है। तो आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 72। इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 72 के अंदर है। और दोस्तों राज्यपाल का क्षमादान किसके अंदर है? राज्यपाल का क्षमादान किसके अंदर है? आर्टिकल 161 के अंदर है राज्यपाल का क्षमादान। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, यह सवाल भी अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 123 के अंदर। राष्ट्रपति का अध्यादेश किसके अंदर है? अनुच्छेद 123 में। लेकिन राज्यपाल का अगर आपसे अध्यादेश पूछे तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 213 के अंदर। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 271 इसमें क्या है? तो आपको याद रखना है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में है। और अनुच्छेद 79 मैंने आपको कई बार नोट कराया था, सरला 79 में किसका उल्लेख है? संसद का। और दोस्तों 80 में किसका है? राज्यसभा का। और 81 में किसका है? लोकसभा का। इन सब तथ्यों को आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में? सुबह वाली शिफ्ट में दोस्तों इसका मैंने एनालिसिस कराया था। और दोस्तों अगली शिफ्ट में यही सवाल आपसे पूछा गया, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय पीढ़ी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ मैं आपको पूरी चीज़ें। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है किस कंप्यूटर का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या नाम था उसका? ENAIAC। इसका निर्माण किस पीढ़ी में किया गया था? तो आपको याद रखना है प्रथम पीढ़ी में किया गया था। इसको आप नोट कर लें। और इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब इसका उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? इसका उपयोग भी प्रथम पीढ़ी में किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आने सभी शिफ्टों के लिए। बात करते हैं दूसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या क्या हुआ है? इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और उच्च स्तरीय जो भाषाएं होती हैं कौन कौन सी? फोरटॉन और कोबोल। इन दोनों भाषाओं का दोस्तों विकास किस पीढ़ी में हुआ है? ये दूसरी पीढ़ी में हुआ है। इसको भी आप याद करके रखें। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों किसका हुआ है? तो आपको याद करके रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप। इसका दोस्तों विकास किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और चौथी पीढ़ी में किसका विकास हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखें। ये दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछेगा कि नामीबिया से चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? बच्चों वाला सवाल था, इसका आंसर शायद ही किसी ने गलत किया हो। तो आप सबको पता है नामीबिया से चीते कहाँ लाए गए थे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ से नोट कराता हूँ, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? असम। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए।
एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और कहाँ पर स्थित है? असम में। दोस्तों आपको याद होगा अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया है। और किस लिए किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है, यानी कि गेंडों की प्रतिमा बनाई गई है उनके सींगों की राख से। कहाँ पर? असम के अंदर। उसको नाम क्या दिया गया? अडॉप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। इसको भी आप नोट कर लें। ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और बात करते हैं पलामू, ये कहाँ पर है? झारखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड में दोस्तों क्या स्थित है? पलामू नेशनल पार्क है। रानीपुर नेशनल पार्क, लगाइएगा स्टार। भारत का 53वां नेशनल पार्क कौन सा? रानीपुर नेशनल पार्क, यानी कि 53वां राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप नोट कर लें। तो और दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों आप कल की क्लास उठाकर देख लीजिए, परसों की क्लास उठाकर देख लीजिए, दोनों बार मैंने इस सवाल को नोट कराया है। आज आपसे हूबहू आप परीक्षा में पूछा गया। मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है 37वें राष्ट्रीय खेल, इनका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? गोवा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको पता होगा 36वें कहाँ हुए थे? 36वें कहाँ हुए थे? तो आपको याद होना चाहिए गुजरात में हुए थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। बात करते हैं 37वें कहाँ हुए? गोवा के अंदर। दोस्तों मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया था पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। विजेता कौन बना था? महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा था। इसको भी आप नोट कर लें। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होने वाला है? ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कितने शहरों में होगा? 4 शहरों में होनेगा। और कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी। इन 4 शहरों को आप नोट कर लें। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यूरी गागरिन, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो आप सबको पता होगा कौन है? कल्पना चावला। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों यूरी गागरिन। अगर आपसे पूछा जाता अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो आपका जवाब क्या होता है? यूरी गागरिन। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? प्रथम भारतीय महिला, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। बात करते हैं सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। इसको भी आप नोट कर लें। सॉरी दोस्तों, इसको ये आंसर गलत है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों भारत की किस राज्य की महिला पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दोस्तों सिस्मोग्राफ से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और फैक्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। भूकंप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आप सबको पता है सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्टेन नंबर। ये किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। ये दोस्तों पेट्रोल की शुद्धता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर का। बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये दोस्तों क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ये दोस्तों होता है कैंसर का अध्ययन।
कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। और कब कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से मणिपुर का युद्ध नृत्य कौन सा है? कलारी पट्टू, थांगटा, गतका, मलखम्ब। तो आप सबको पता होगा मणिपुर का युद्ध नृत्य कौन सा है? थांगटा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, आने वाली शिफ्ट में ये सवाल आपसे रिपीट पूछा जा सकता है। कलारी पट्टू कहाँ का है? केरल का है। कलारी पट्टू कहाँ का है? केरल का। गतका कहाँ का है? पंजाब का है। और दोस्तों मलखम्ब कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। इसको भी आप नोट करें। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों केरल की बात आई तो आपको याद रखना है अट्टूकल पोंगल। अट्टूकल पोंगल, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? केरल से। थैयम, थैयम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर। अगर आपसे केवल पोंगल पूछा जाए तो आप लगाएंगे तमिलनाडु, लेकिन अट्टूकल पोंगल पूछा जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। इसको आप नोट करके रखें। भरतनाट्यम और कथकली ये कहाँ के? केरल के। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपसे कृष्णा तथा ताप्ती नदी की सहायक नदी पूछी गई थी। अब दोस्तों ऑप्शन उसके क्लियर नहीं उसमें क्या था, लेकिन आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां कई बार नोट कराई थी। आप कल की क्लास देख सकते हैं, उसके अंदर जितनी सहायक नदियां मैंने सब आपको नोट कराई हुई थी। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बांध नोट करा देता हूं। आने वाली शिफ्ट में आप तैयार हो जाइए इन सवालों को लेकर। कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन से बांध स्थित है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको मैंने याद कराया था, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दोस्तों बात करते हैं मैट्टूर बांध, ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी। और दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। दोस्तों इडुक्की बांध, ये किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा नदी के संबंधित आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। इसको भी आप नोट करें। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। अब दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन में क्या था वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसमें नवरत्नों में कौन कौन शामिल है आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। इसको मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है। कौन कौन शामिल थे दोस्तों? राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अब्दुल रहीम खान खाना। अगर इनमें से कोई नाम आपके ऑप्शन में होगा तो वही आपका सही आंसर होगा। इसको आप याद रखें। ये सब कौन थे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया आज की शिफ्ट में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सुबह की शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। इसका एनालिसिस मैंने सुबह ही आपको करा दिया था। आपने वीडियो देख ली होगी, अगर ना देखी हो तो इसको आप सही से देख कर जाएं। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसका एनालिसिस किया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपको पता है DRDO के द्वारा लॉन्च की गई थी। हमने सुबह बात कर ली है। आइए दोस्तों फटाफट से सारे आंसर देख लेते हैं। US ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? आप सबको पता है, कार्लोस अल्कराज। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 64 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। 61 में क्या है दोस्तों? तो आपको याद होगा महाभियोग की प्रक्रिया। अब दोस्तों बात करते हैं 63 में क्या है? तो आपको याद होगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप और नोट कीजिएगा, जैसे कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आपको PM बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35
वर्ष, इसको भी आप नोट कर लें एक डिब्बे में बंद कर कर। सवाल कई बार आपसे पूछा गया है। दोस्तों कमेंट करके बताएं, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे सुबह सवाल पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? तो आप सबको पता है किसको मिला था? आशा पारेख को मिला था। कौन सा था? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। 51वां किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। आइए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका अनुच्छेद पूछा गया था। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। और दोस्तों अनुच्छेद 324 में क्या है? तो आपको याद होगा निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी से। अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा महाधिवक्ता से संबंधित है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा वकील किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 155 के तहत करेगा। और गवर्नर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 153 में। गवर्नर की क्षमतान की शक्ति किसके अंदर है? 161 में। और दोस्तों गवर्नर का अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? तो आपको याद रखना है 213 में। ये 4 अनुच्छेद आप नोट कर लें गवर्नर से संबंधित, आपकी आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? ये सवाल दोस्तों सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने इसका आंसर क्या बताया था? प्रथम पीढ़ी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप नोट कर लें, आने वाली शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्षमता के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? क्षमता के आधार पर, और होता है दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा को लेकर कंप्यूटर का। क्षमता के आधार पर प्रिंटर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। कौन कौन से? कैरेक्टर, लाइन, पेज, ये सब दोस्तों प्रिंटर के नाम हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये दोस्तों क्षमता के आधार पर होते हैं। और कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों कैसे प्रिंटर होते हैं? तो आपको याद रखना है इम्पैक्ट, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनको आप नोट कर लें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं आपको आपकी अगली शिफ्टों के लिए। क्षमता के आधार पर कौन कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कार्य पद्धति के आधार पर प्रिंटरों को 2 भागों में और विभाजित किया गया है। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे? डॉट मैट्रिक्स। कौन से? डॉट मैट्रिक्स। और दोस्तों एक दूसरा कौन सा आएगा? डेजी व्हील। कौन सा है दोस्तों? डेजी व्हील। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ये किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर के दोस्तों उदाहरण हैं। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। तो आपको याद रखना थर्मल प्रिंटर। कौन कौन से? थर्मल प्रिंटर। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पर जगह कम है, इसको मैं इसलिए नोट नहीं कर रहा हूं, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। थर्मल प्रिंटर दोस्तों। दूसरा कौन सा है? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। तीसरा है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। उम्मीद करता हूं आप सारे प्रिंटरों को समझ गए होंगे। आप अगली शिफ्ट में सवाल उठा के देखिएगा, आपको यहां से 100% सवाल मिलने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि सानिया नेहवाल को लंदन में ओलंपिक 2012 में कौन सा पदक जीता था? तो आप सबको पता है कहां से पदक जीता था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप नोट कर ले। दोस्तों आज की शिफ्टों में ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे गए थे। कैसी रही आज की शिफ्ट, कैसा रहा दोस्तों आज का माहौल, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कुछ शिफ्टों में सवाल बहुत सिंपल पूछे गए, कुछ शिफ्टों में सवाल काफ़ी हार्ड पूछे गए। अगर बात करें हम तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों काफ़ी हद तक ठीक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। जीके जीएस में 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपको स्किप करने हैं, उनको आपको अटेंड नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत सही आ रहा है औरों की तुलना में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।